हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो यहाँ पर हम यूजीसी एनटीए जो नेट जेआरएफ परीक्षा जो जून 2020 में आयोजित हुई थी, उसके भूगोल प्रश्न पत्र को हम आज डिस्कस करेंगे। ये हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र है। इसमें क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 25 नंबर तक दिए हुए हैं, जो हमारे आगामी परीक्षा नेट जेआरएफ जो होने वाली है, और उसके अलावा पीजीटी 2022 और असिस्टेंट प्रोफेसर जिसके लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है, के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसका एक एक क्वेश्चन हम लोग ध्यान से डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। और इस क्लास के अलावा इसी चैनल पर आप सभी को पीजीटी से संबंधित और असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित क्लासें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हम हंटिंगटन के अनुसार भविष्य के लिए भौगोलिक विचार के दिशा निर्देश को किसने निर्धारित किया था। तो हंटिंगटन के अनुसार जो भविष्य के लिए भौगोलिक विचार के दिशा निर्देश हैं, ये वान रिchthofen ने निर्धारित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वान रिchthofen। जो वान रिchthofen थे, ये जर्मन विद्वान थे। इन्होंने सामान्य और प्रादेशिक भूगोल के अंतर को स्पष्ट किया था, और प्रादेशिक अध्ययन के लिए इन्होंने वितरण विज्ञान नाम दिया था। वितरण विज्ञान अर्थात कोरोलॉजी नाम दिया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, जीआईएस में वेक्टर डेटा मॉडल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, यह एक साधारण डेटा मॉडल है और इसकी निम्न फोटोग्राफिक अर्थात मानचित्रण निर्गम आउटपुट गुणवत्ता है। अगला है, यह एक सुसंबद्ध अर्थात कॉम्पैक्ट डेटा संरचना है जिसकी उच्च मानचित्रण निर्गम गुणवत्ता है। अगला है, यह सरल डेटा प्रसंस्करण की विशेषता युक्त है। अगला है, प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है। तो इसमें जो हमारा बी कथन है ये सही है। इसके अलावा जो ए, सी और डी है ये गलत हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि जो भौगोलिक सूचना तंत्र में कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के माध्यम से भौगोलिक सूचनाओं को एकत्रित करके उनका विश्लेषण करते हैं, और जीआईएस के वेक्टर डेटा मॉडल एक जो है सुसंबद्ध डेटा संरचना है जिसकी उच्च मानचित्रण निगमता युक्त गुणवत्ता होती है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला हमारा है 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जीवन निर्वाह खेती के कार्य में संलग्न देशों की विशेषताओं में निम्नलिखित तथ्य शामिल हैं। पहला है विकासशील अर्थव्यवस्था, दूसरा है जनसंख्या का उच्च घनत्व, तीसरा है प्रौद्योगिकी का न्यून स्तर, चौथा है उच्च विकसित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो जो जीवन निर्वाह खेती के लिए कार्य में संलग्न देशों की विशेषताएं होती हैं, ये विकासशील अर्थव्यवस्था होती है और जनसंख्या का उच्च घनत्व पाया जाता है, और प्रौद्योगिकी का जो होता है न्यून स्तर पाया जाता है। जबकि उच्च विकसित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है, ये जीवन निर्वाह खेती के कार्य में संलग्न देश नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए, बी और सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा है 4 नंबर क्वेश्चन, किसने प्रदूषण को इस रूप में परिभाषित किया था। कथन है, पदार्थों अथवा ऊर्जा प्रारूपों की बृहद उपस्थिति जो अनिच्छापूर्वक उत्पन्न की गई हो, अपने उद्देश्यों से अधिक समय तक टिकी हो, दुर्घटना द्वारा बची हो, अथवा अनदेखे प्रभावों से पूर्व हो, मात्रात्मक रूप में जो उसके स्वास्थ्य को नुकसान देती हो अथवा उसको सुरक्षित करती हो। तो यह किसने परिभाषित किया था, ये लॉर्ड केनेट के द्वारा परिभाषित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड केनेट। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑक्सीजन के पुनर्चक्रण अवधि के लिए सही है। तो ऑक्सीजन के पुनर्चक्रण की अवधि जो है ये लगभग 2000 वर्ष मानी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2000 वर्ष। अगला है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीक भूगोल के विकास में योगदानकर्ता का सही क्रम है? तो ग्रीक भूगोल में जो योगदानकर्ता हैं अर्थात जो भूगोलविद हैं उनमें सबसे पहले अनेक्सीमेंडर जो है, इनका 610 से लेकर 546 BC माना जाता है। उसके बाद हेरोडोटस हैं, फिर इरेटोस्थनीज हैं, फिर हिप्पारकस हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उन्नयन तक कोपेन प्रकार के जलवायु क्षेत्र का विस्तार मध्य समुद्री स्तर तक होता है? तो जो मेगाथर्म आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु को कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण 3 उपसमूहों में बांटा था। पहला था AF अर्थात उष्णकटिबंधीय वर्षावन, दूसरा था AW इसको उष्ण सवाना जलवायु, और तीसरा था AM अर्थात उष्ण मानसूनी जलवायु। तो जो AF है ये उष्ण कटिबंधीय वर्षावन थे। ये 1000 मीटर विस्तार इनका माना गया है, जो समुद्र स्तर से 1000 मीटर तक इनका विस्तार माना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। जो केंद्रीय स्थल का सिद्धांत जो है ये मैकेंडर के द्वारा दिया गया था, तो हो जाएगा ए का 4। और परिमा स्थल अर्थात रिमलैंड का जो सिद्धांत है ये स्पाइकमैन के द्वारा, और राज्य का वर्गीकरण का जो सिद्धांत है ये वैन वाल्केनबर्ग के द्वारा दिया गया था, और राज्यों के क्षेत्रीय विकास का सिद्धांत जो है ये रैटजेल के द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2 अर्थात हमारा ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित मानचित्रों में से कौन से मानचित्र एक ही समय में औसत ढाल और आपेक्षिक भू आकृति दर्शाते हैं? तो जो एक ही समय में औसत ढाल और आपेक्षिक भू आकृति दर्शाते हैं इनको हम ट्रैकोग्राफिक मानचित्र कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ट्रैकोग्राफिक मानचित्र। अगला है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन क्या है? वैश्वीकरण भारत के विकसित अविकसित राज्यों के बीच असमानता को बढ़ाने में परिणत हुआ है। दूसरा है संगठित क्षेत्र शुद्ध घरेलू उत्पाद का 83% प्रदान करता है, लेकिन कार्य क्षमता का 93% रोजगार प्रदान करता है। तो इसमें जो हमारा पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है, क्योंकि इसमें 81% को अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र को रोजगार हासिल है, इसलिए यह गलत हो जाता है, ना कि जो है 83%। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला हमारा सही है, दूसरा गलत है। तो इसका हो जाएगा सी आंसर हमारा हो जाएगा, क्योंकि वैश्वीकरण के वजह से विकसित और अविकसित जो राज्य हैं उनके बीच असमानता जो है और बढ़ गई है। अगला हमारा हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सुधारोत्तर काल में कृषि वृद्धि में मंदी के बारे में सही है? जो सुधारोत्तर काल में मंदी जब आई थी तो उसमें पोस्ट रिफोर्स पीरियड में कृषि वृद्धि में मंदी के बारे में कौन से कथन सही हैं? पहला है कृषि में सार्वजनिक और सामान्य निवेश में मंदी, दूसरा है खेत का घटना आकार, तीसरा है नई प्रौद्योगिकी के विकास में विफलता, और चौथा है क्रमिक भूमि सुधार। तो इसमें क्रमिक भूमि सुधार जो है ये कृषि में मंदी का कारण बनकर इसमें वृद्धि का कारण बना है। इसके अलावा जो ऊपर के जो ए, बी और सी हैं, ये तीनों जो कारण हैं ये कृषि वृद्धि में मंदी के बारे में सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए, बी और सी। अगला है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन, स्थानिक अर्थव्यवस्था के क्रम विकास के 4 चरणों का निरूपण किसने किया था? तो स्थानिक अर्थव्यवस्था के क्रम विकास के 4 चरणों का जो निरूपण है ये जॉन फ्राइडमैन ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जॉन फ्राइडमैन ने स्थानिक अर्थव्यवस्था के क्रमिक विकास का 4 चरणों में निरूपण किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जॉन फ्राइडमैन। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस भूगोलविद ने सामान्य वर्सेस विशेष भूगोल के द्विविभाजन की स्थापना की थी? तो ये बर्नहार्ड वारेनियस ने जो सामान्य और विशेष भूगोल के द्विभाजन की स्थापना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बर्नहार्ड वारेनियस। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन, उत्तरवर्ती वैश्वीकरण काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विषय में क्या सही नहीं है? तो हमारा पहला कथन है, इसने विश्व अर्थव्यवस्था की स्थानिक समाकलन को प्रोत्साहित किया है। तो ये जो हमारा कथन है ये सही है। दूसरा है, व्यापार के सरलीकरण में डिजिटल तकनीकी की भूमिका अधिकाधिक महत्वपूर्ण बन गई है। तो ये भी सही है। और क्षेत्रीय तुलनात्मक लाभ पतन की ओर है। तो ये गलत है, क्योंकि विश्व व्यापार के सरलीकरण में डिजिटल तकनीक की भूमिका अत्यधिक बढ़ जाने से जो है जो व्यापार प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता जो परिवहन प्रणाली के साथ साथ व्यापार के सरलीकरण रूपरेखा पर अत्यधिक निर्भर रही है, जिससे क्षेत्रीय तुलनात्मक लाभ की ओर है ये। तो ये कथन जो हमारा है ये गलत हो जाता है। और चौथा है, किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता परिवहन प्रणाली के साथ साथ व्यापार के सरलीकरण रूपरेखा पर अत्यधिक निर्भर हो गई है। तो ये भी सही है। तो हमारा जो तीसरा कथन है ये गलत हो जाता है। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन, कथन फर्स्ट दिया हुआ है, समुद्री सतह के नज़दीक दबाव में वृद्धि के कारण सतह से गहराई की ओर घनत्व भी बढ़ता जाता है। तो ये हमारा कथन सही है, क्योंकि समुद्री सतह के नज़दीक दबाव में वृद्धि होने के कारण जो है जो गहराई में जैसे जैसे जाएंगे उसका घनत्व बढ़ता जाता है। दूसरा कथन है, यदि हल्का सतही जल हवाओं द्वारा दूर ले जाया जाता है, सघन उप सतह पर ऊर्ध्वगामी होता है। तो ये भी हमारा कथन जो है सही है। जब सागरीय जल के ऊपर से होकर हवाएं चलती हैं तो वह अपनी रगड़ के कारण जल को भी अपनी ओर बहा ले जाते हैं, तो सघन उप सतह जल है सतह पर ऊपर की ओर आने लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए, दूसरे को तर्क आर कहा गया है। पहला अभिकथन है, थर्मल इंफ्रारेड की रिमोट सेंसिंग में रेडियोमीटर द्वारा संवेदन किया जाता है। तो ये हमारा जो कथन है ये सही है, क्योंकि थर्मल इंफ्रारेड के रिमोट सेंसिंग में रेडियोमीटर द्वारा संवेदन किया जाता है। और दूसरा जो तर्क है इसका, थर्मल इंफ्रारेड न तो मानव आँखों द्वारा देखी जा सकती हैं और ना ही उनकी फोटोग्राफी की जा सकती है। तो ये भी हमारा कथन और कारण दोनों सही हो जाते हैं और इसकी ये व्याख्या भी की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन, एन इंट्रोडक्शन टू द एप्लीकेशन ऑफ जियोग्राफी टू हिस्ट्री और द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनकाइंड किसकी पुस्तकें हैं? तो ये दोनों पुस्तकें जो हैं ये फ्रेडरिक रेटजेल द्वारा लिखी गई हैं। ये जर्मन भूगोलवेत्ता थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फ्रेडरिक रेटजेल। अगला है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सीमांकन बंटवारे के पश्चात किया गया था। यह सीमा किस प्रकार की है? तो जो भारत और पाकिस्तान के जो बीच की सीमा है ये सांस्कृतिक भी है और अनुवर्ती भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक और अनुवर्ती, दोनों इसके आंसर सही होंगे। अगला हमारा है क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक वक्र संचयी बारंबारता वितरण को दर्शाने के लिए उचित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा वक्र जो है संचयी बारंबारता वितरण को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये जो तोरण वक्र है इसके माध्यम से संचयी बारंबारता को दर्शाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तोरण। अगला हमारा है 21 नंबर क्वेश्चन, समुद्री जल के गर्म होने की प्रक्रिया को पहचानने। अगला है
कथन है सूर्य से प्राप्त विकिरण का अवशोषण, दूसरा है गतिज ऊर्जा का रूपांतरण, तीसरा है ध्रुवीय बर्फ का पिघलना, चौथा है समुद्री नियमों का उल्लंघन। तो इसमें समुद्री जल के गर्म होने की प्रक्रिया, तो इसमें कौन कौन से कारण हैं? पहला हो जाएगा ये सूर्य से प्राप्त विकिरण का अवशोषण के द्वारा समुद्री जल जो है गर्म हो जाता है, और गतिज ऊर्जा के रूपांतरण के द्वारा, जबकि जो ध्रुवीय बर्फ का पिघलती है तो ये जल ठंडा होता है, और समुद्री नियमों के उल्लंघन से भी जल जो है ठंडा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ए और बी दोनों सही हैं, और जबकि सी और डी जो हैं ये गलत हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल 1 और 2। अगला हमारा क्वेश्चन है 22 नंबर, निम्नलिखित में से किसने भूगोल को जीव भू विस्तार संबंधी विज्ञान के रूप में व्याख्यायित किया है? तो इसमें जो ऑप्शन है गलत दिए गए हैं, क्योंकि भूगोल को जीव भू विस्तार संबंधी विज्ञान के रूप में मार्क जेफरसन और कार्ल सॉवर ने व्याख्यायित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्क जेफरसन और कार्ल सॉवर। अगला हमारा हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिकथनों को उच्चादर्शी वक्र अर्थात हिप्सोमेट्रिक कर्व के संदर्भ में पढ़ें। पहला है यह अपवाह द्रोणी का क्षेत्रफल ऊंचाई संबंध दर्शाता है। ये हमारा कथन सही हो जाता है, क्योंकि जो हिप्सोमेट्रिक कर्व है ये अपवाह द्रोणी का क्षेत्रफल अर्थात ऊंचाई और संबंध को दर्शाता है। दूसरा है यह उत्तल वक्र दर्शाता है कि अधिकांश अपवाह क्षेत्र अपेक्षाकृत निम्न ऊंचाई का होता है। तो ये गलत है, क्योंकि ये अवतल वक्र दर्शाता है कि अधिकांश अपवाह क्षेत्र जो है अपेक्षाकृत निम्न ऊंचाई का है। दूसरा है यह अवतल वक्र भूस्खलन, मृदा सर्पण आदि जैसी विस्तृत पहाड़ी ढाल प्रक्रिया की विशेषता द्वारा पहचाना जाता है। तो ये भी उल्टा दिया हुआ है, क्योंकि ये उत्तल वक्र द्वारा। तो ये जो बी और सी ऑप्शन है ये उल्टा दिए हुए हैं, जबकि जो डी ऑप्शन है किसी अपवाह द्रोण के लिए किसी उच्चतादर्शी वक्र के आकार की विशेषता जानने का सरल तरीका है उच्चतादर्शी समाकलन की गणना करना। तो ये भी सही है। तो इसमें हमारा पहला और आखिरी सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ए और डी सही है। अगला है हमारा 24 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का सबसे बड़ा उपभोक्ता सरकारी क्षेत्र है। तो ये हमारा कथन सही हो जाता है, क्योंकि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का सबसे बड़ा उपभोक्ता जो है सरकारी क्षेत्र है। दूसरा तर्क दिया हुआ है, क्योंकि भारतीय कंपनियां कुल राजस्व और यहाँ तक कि सूचना प्रौद्योगिकी निर्यात बाजार की हिस्सेदारी में बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आगे निकल गई हैं। तो ये दोनों हमारे कथन सही हैं, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं की जा रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला हमारा क्वेश्चन है 25 नंबर, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। पहला कथन है वैश्वीकरण स्वतंत्रता की मात्रा में वृद्धि करता है, जिसका परिणाम घरेलू अर्थव्यवस्था पर अधिक कम नियंत्रण और आर्थिक संप्रभुता की हानि के रूप में सामने आता है। दूसरा है वैश्वीकरण उपभोग संस्कृति को प्रोत्साहन देता है, जो सभी देशों की जीवन शैलियों और मूल्यों के साथ संगत नहीं हो सकती हैं। तो ये जो हमारा कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो ये सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगले सेशन में हम 26 नंबर से लेकर 50 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और नेक्स्ट सेशन में हम PGT का जो सिलेबस है उसको भी डिस्कस करेंगे, और कुछ इम्पॉर्टेंट जो क्लासें होंगी उसको भी प्रोवाइड करेंगे। तो टेलीग्राम चैनल को भी सभी लोग आप ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।